दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं पिक्चर प्लस पॉडकास्ट। दोस्तों आज की सीरीज में हम बात करेंगे फिल्म फूले के बारे में। और बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने फिल्म विश्लेषक और लेखक चिंतक प्रहलाद अग्रवाल जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि फूले समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। पिछले दिनों यह फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म की काफी चर्चा हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनंत महादेवन। हिंदी में इस तरह की बहुत कम फिल्में बन पाती हैं। प्रहलाद जी से सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जब यह फिल्म देखी तो आपको पहली नजर में यह फिल्म कैसी लगी? आपके मन में वो कौन सी ऐसी बात थी जो सिनेमा हॉल तक आपको खींच कर ले गई? और क्या आप इस फिल्म को देख करके संतुष्ट हो पाए? क्या क्या ऐसी बातें लगी जो बताने लायक है? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कहानी मेरे लिए नई नहीं थी। मैं पहले से जानता था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कहानी इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली है क्योंकि उन्होंने आज से 150 साल पहले उस समय महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जब महिलाएं तो दूर पुरुषों तक को, छोटी जाति के पुरुषों तक को समाज में बराबरी का स्थान नहीं था। और जब वे निकलते थे तो उनकी परछाई से भी दूर भागते थे ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण वर्ग, और जो उच्च जाति का वर्ग था वो उनसे दूर हटकर चलता था। और इसलिए तो उनका अत्यधिक विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने समाज की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और वे कहते थे कि उनका काम तो घर की देखभाल करना है, घर के बाहर निकलने का उनका काम ही नहीं है। तो एक ऐसी शुरुआत थी जिस शुरुआत में ज्योतिबा फूले के शब्दों में कि हम अंग्रेजों की गुलामी से युद्ध करें जो कुल 100 साल पुरानी है, परंतु वो हजारों साल पुरानी गुलामी जो वर्ण भेद के कारण झेलना पड़ रही है उसको यदि हम नजरअंदाज करेंगे तो कभी हम अंग्रेजों की गुलामी से भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। जी, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कहानी बताई। समाज में उनका जो योगदान है उस पर आपने प्रकाश डाला। आपने जब यह फिल्म देखी तो फिल्म के तौर पर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का जो चित्रांकन किया गया है सिल्वर स्क्रीन पर, वह चित्रांकन आपको कैसा लगा? क्या वह बहुत प्रभावशाली था या उसमें कोई कमियां रह गई? आपके मन के मुताबिक वह फिल्म लगी या नहीं लगी? फिर हम आगे सवाल पर जाएं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की यह कहानी जिसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने क्रमशः ज्योतिबा और सावित्रीबाई का अभिनय किया है, बहुत प्रभावशाली कहानी है जी। और उनका अभिनय भी अत्यंत प्रभावशाली है और उन्होंने पूरी लगन के साथ इसमें काम किया है जी। उनकी सहयोगिनी जो फातिमा हैं और उनके जो परिवार के उनके अग्रज और उनके पिता हैं, उनके रूप में विनय पाठक का जो काम है वह प्रभावशाली है। और यह फिल्म हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। यह फिल्म बताती है कि आज भी जब महिलाओं को हम कदम से कदम पुरुषों के बराबर मिलाकर चलते देखते हैं, उसकी जो आज हम स्थिति पाते हैं उसकी शुरुआत किस तरह हुई थी, सिर्फ आज से 150 साल पहले उनकी क्या हालत थी, उसको बहुत खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मेरा जो अगला सवाल आपसे है वो ये है कि आमतौर पर लीक से हटकर जो फिल्में बनती है वो विवाद भी पैदा कर जाती है। बहुत सारे लोगों को लीक से हटकर जाना पसंद नहीं होता। कई लोगों को लीक से हटकर सुनना या देखना भी रास नहीं आता। उसमें भी अगर सिनेमा हो तो लोग उसे और भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। किताब तो फिर भी सहन कर लेते हैं, अखबार में आलेख तो फिर भी लोग पढ़ लेते हैं,
और विचारों द्वैलित हो जाते हैं। लेकिन सिनेमा अगर लीक से हटकर हो गया तो लोग उसको सहन करना, स्वीकार नहीं करना चाहते बहुत ही सहजता से। और शायद स्वाभाविक यही बड़ी वजह थी कि इस फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ था, जाति प्रथा पर प्रहार को लेकर जो विवाद हुए, इस फिल्म के रिलीज से पहले, उस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं जी, और आज खास तौर से हम ये देखते हैं, जी, जहां पर भी कोई समाज सुधार की बात होती है, उसको पुरातन जमाने के सिद्धांतों पर ही हमें चलते रहना है, इसको लेकर अधिक से अधिक कोशिश की जाती है। जी, और उच्च जाति के खिलाफ निम्न वर्ग का खड़ा होना उन्हें पसंद ही नहीं आता है, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक था। किंतु उस विरोध को काट देने वाले तत्व भी आज समाज में मौजूद हैं बिल्कुल। और वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं और उसके साथ संघर्ष करते हैं। जी, इसलिए इस फिल्म को विरोध जरूर सहना पड़ा, जी, परंतु इस विरोध को दबाया नहीं गया। इस विरोध के खिलाफ खड़े होने भर की बात नहीं थी। इस विरोध को शांत करने के लिए तमाम तरह के लोग उठ खड़े हुए और अंततः इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ। और जो कहते थे कि सिर्फ एक शब्द भर ही हमें फिल्म में बदला हुआ दिखाई दिया, और वह था कि 3000 वर्ष के बजाय उन्होंने कहा कि बहुत पहले से चली आ रही गुलामी। जी, तो इससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जी, 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 तो थोड़े बहुत विरोध के बावजूद यह फिल्म देखी गई। परंतु हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस फिल्म को उतने लोगों ने नहीं देखा जितने लोगों को द्वारा इसे देखा जाना चाहिए था। उसका कारण यह है कि फिल्म को हम गरिष्ठ बना देते हैं। सिनेमा को हमेशा जो जनसामान्य का माध्यम है, उसे जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए जो गीत संगीत का प्रयोग किया जा सकता है, और गीत संगीत के प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का आकर्षण बढ़ता है। यदि आप याद करें तो भी शांताराम, जिन्होंने कई फिल्में इस तरह की बनाई, उन्होंने गीत संगीत का बहुत शानदार प्रयोग किया था और उसका परिणाम ये होता था कि लोग उस गीत संगीत से आकृष्ट होकर फिल्मों तक पहुंचते थे। अशोक कुमार देवकारानी की भी तो फिल्म थी अछूत कन्या। अछूत कन्या थी, और आप ये देखिए एक फिल्म आई थी तूफान और दिया जी, जिसमें जो साधु सन्यासी है वो भी संघर्ष, बच्चों के संघर्ष को देखकर उनके मुर्गी के अंडे तक सहेजने का काम में लग जाता है, और उसे जो परंपरागत रूप से चली आ रही साधु सन्यासी की छवि है, उस छवि को वो बिसार देता है और आगे समाज को सुधारने के लिए लगता है। तो इस तरह की चीजों का विरोध स्वाभाविक है और यह विरोध होगा। तो इस विरोध से भी लोगों की जागृति होती है, बिल्कुल बिल्कुल जागृत होते हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है, और उससे भी सिनेमा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। जी, जी, जी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत लोगों तक पहुंची, और कम लोगों ने भी इसका जो माउथ पब्लिसिटी जिसे कहा जाता है, उस माउथ पब्लिसिटी के द्वारा लोगों तक यह फिल्म पहुंची, और इस फिल्म ने जातीय समीकरण को सुधारा। इस फिल्म में सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, बिल्कुल इस बिल्कुल फिल्म में ब्राह्मणों के सहयोग की भी बात की गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला था। जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से फिल्म के अंदर फुले दंपत्ति का विरोध करने वाले कुछ पुरातन पंथी थे, और जब इतने सालों के बाद जब यह फिल्म बनकर रिलीज हुई तो प्रहार करने वाले भी शायद उसी पुरातन पंथ की प्रवृत्तियों से दूर नहीं हो सके थे। लेकिन पूरा एक जो मेरा अहम सवाल अब ये हो जाता है कि पूरे विवाद के दौरान कुछ चीजों को, कुछ अहम चीजों को ऐसा लगता है जैसे नजरअंदाज भी कर दिया गया। दो अहम किरदार थे इस फिल्म में, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के अलावा दो अहम किरदार हैं। एक है फातिमा शेख और दूसरे हैं विष्णु पंत थट्टे। फातिमा शेख जो कि सावित्रीबाई के मिशन के साथ हैं और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जब मैं फिल्म देखता हूँ तो विष्णु पंत थट्टे हैं, जो कि बताया गया है कि वह जाति से ब्राह्मण है और ज्योतिराव के मिशन के साथ है शुरू से ही, बात शुरू होते हैं। और देखिए,
कि तो यानी कि मतलब सभी समुदाय के लोग उनके मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी भी जाति विशेष के खिलाफ नहीं था उनका मिशन, फिर भी उसको एक जाति विशेष से जोड़ करके इस प्रकार से विरोध और प्रहार किया गया, जबकि फिल्म में ही निहित है कि सभी समाज उसमें एक साथ है, उसकी उनके उनके मिशन के साथ हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उनके मिशन के साथ बहुत ही कम लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, मगर समाज में ऐसे लोगों का ही वर्चस्व हमेशा रहा है। और ऐसे ही लोग जब विरोध करते हैं तो बाकी जो शांतिप्रिय लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमें क्यों विरोध करना, हमें छोड़ देना चाहिए। मगर जो दृढ़ प्रतीक के लोग होते हैं, जिन्हें समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का साथ मिलता है, और उस वर्ग के लोगों को भी वो तिरोहित नहीं करते हैं। जो विष्णु पंत आते हैं, जो स्वयं ब्राह्मण हैं, वो अपना जगह देते हैं, अपना घर देते हैं और छिपाकर कन्याओं को पढ़ाने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वे पूरी तरह से उनके साथ हैं, और समाज के चंद लोग हैं जो इस वातावरण को विषाक्त करते हैं। परंतु यदि हम दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो समाज का और यहाँ तक कि सत्ता का भी साथ मिलता है। किंतु ज्योतिबा फुले सत्ता का साथ भी उस तरह नहीं लेते कि जो सत्ता के हाथों गिरवी हो जाएं। वे सत्ता का साथ वहीं तक लेते हैं जहां तक वो उनके सहयोग के रूप में होता है, और जहां वो देखते हैं कि अधिक स्कूल खोलने के लिए सत्ता चाहती है कि हम उनका साथ लें और उनके साथ के द्वारा हम उनके उसूलों के साथ चलने को तैयार हो जाएं, तो वे न करके अपनी जमीन जायदाद बेचकर स्कूलों की सहायता करते हैं और स्कूल खड़े करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और मुझे एक चीज जो लगती है इसमें, वो ये कि इस फिल्म को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि यह फिल्म बहुतायत में दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन फिर भी इस बात की प्रसन्नता होती है कि डिबेट ने, बहस और विवाद ने इस फिल्म के जो कंटेंट था उसकी पहुंच उन सभी लोगों तक हुई जो लोग फिल्में नहीं भी देखते हैं या फिर जो लोग नहीं भी देख सके, उन सब तक इस फिल्म का संदेश पहुंचा है। आपको मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि हिंदी में इस तरह की फिल्मों का निर्माण और भी अधिक से अधिक होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जो दर्शकों तक भी पहुंचे और निर्माता, निर्देशक, कलाकार भी उत्साहित हो कि हाँ उनकी बातें दर्शकों तक पहुंची है और दर्शक को भी लगे कि हाँ सिनेमा कुछ बदला है। देखिए, यह बात हमेशा होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये फिल्में एक विशिष्ट दर्शक वर्ग तक पहुंचती हैं, उन्हें सामान्य दर्शक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और सामान्य दर्शक वर्ग तक पहुंचने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन तत्वों को समाहित करना उन फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने में साधक बनता है। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि वे इस भाषा में फिल्में प्रस्तुत हों जो भाषा आम जन की समझ में आती है, और आम जन जिस भाषा से और जिस आनंददायक प्रसंगों से आगे बढ़ता है। यदि हम देखें तो इस फिल्म में भी ऐसे प्रसंग हैं और ऐसे प्रसंगों में बार बार उनकी चर्चा की गई, और जब लोगों के सामने ये फिल्म आई तो लोगों ने देखना भी इस फिल्म को शुरू किया और उन लोगों तक पहुंची जो एक के द्वारा 10 लोगों तक फिल्म पहुंचती है। बिल्कुल। तो जब यह फिल्म अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी तभी हम उसका वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज जो मल्टीप्लेक्सेस की संस्कृति है, उस संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि वह सामान्य आदमी तक उस प्रभाव को आगे नहीं बढ़ने देती। परंतु अब ऐसा मल्टीप्लेक्स वाले भी समझ रहे हैं कि यदि अधिक लोगों को आकर्षित करना है तो हमें टिकट दरों को सामान्य स्तर तक लाना होगा, और छोटे शहरों में खासतौर पर जहां ये फिल्में अधिक दिखाई जाती हैं, दिखाई जा सकती हैं और दिखाई जा रही हैं, वहां पर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जब 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया की टिकट होती है और अधिक से अधिक लोगों को आकृष्ट किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि
कोई भी परिवर्तन एकदम नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे प्रयास होते हैं। और इस समय सिनेमा में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार अच्छी फिल्में लोगों तक पहुंचे, और वे फिल्में लोगों तक पहुंच रही हैं धीरे धीरे, और इससे समाज में एक परिवर्तन की हमें झलक भी दिखलाई पड़ती है। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और इस तरह की फिल्मों का प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, सभी स्तर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार को भी सामने आना चाहिए। सरकार अगर शिक्षा का प्रसार कर रही है, सरकार अगर रोजगार का प्रसार कर रही है, सरकार अगर विकास का प्रसार कर रही है, तो इस तरह के सिनेमा भी उन दर्शकों तक विकसित समाज के बीच कैसे पहुंचे ताकि उनकी सोच भी विकसित हो सके, इसकी दरकार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिनेमा भी लोक शिक्षण का एक माध्यम है। जी जी। और जब हम ये देखते हैं कि सरकार सहयोग करती है और सरकार सहयोग ना करे, तो वे लोग जो सिनेमा को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाकर समाज में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की प्रगति हो रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, और वे लोग स्वयं भी इसमें सामने आ रहे हैं। बिल्कुल उत्साहवर्धक है, और आगे भी ऐसी फिल्में बनती रहेंगी, और जो वातावरण है वह धीरे धीरे सुधरेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद अग्रवाल जी, आपने पिक्चर प्लस पॉडकास्ट को अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ। हम बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे वार्ता करेंगे। सभी आपका और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।